दोस्तों कैसे आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों पिछले वीडियो में आप सब ने देखा कि हमने सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सो विज्ञान का शुरू किया है और उसमें हमने 29 नंबर क्वेश्चन तक किया था और आज हम 30 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो यह जो है सो सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और मेरे चैनल पर आप लोगों को सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीडीपी का क्लास भी हो रहा है, तो उसे भी आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि परिरक्षक के रूप में सिरके का प्रयोग बहुत से खाद्य पदार्थों में किया जाता है, क्यों? तो सिरके का प्रयोग जो है सो परिरक्षक के रूप में बहुत से खाद्य पदार्थों में किया जाता है और इसका कारण यह है कि यह माध्यम को जो है सो अम्लीय बना देता है, जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि ये माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। परिरक्षक के रूप में सिरके का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे जीवाणु जीवित नहीं रहता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन कि खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। तो किसी भी खाद्य पदार्थों में नमक या चीनी डालकर उसे लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या करता है? तो सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करता है। तो अधिक नमक और चीनी क्या करता है? तो सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं को द्रव्य कुंचन करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से अगला चैप्टर शुरू होता है बायोलॉजी का सामग्री के नाम से। तो चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो S1 है कि रेयॉन एक संश्लिष्ट तंतु है। रेयॉन क्या है? तो यह एक संश्लिष्ट तंतु है। और S2 दिया हुआ है कि रेयॉन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जा सकता है। तो इनमें से कौन कौन सा सही है? तो क्या रेयॉन एक संश्लिष्ट तंतु है? तो यह जो है सो बिल्कुल गलत है। उसके बाद है रेयॉन की बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग से बनाया जाता है, ये भी गलत है। तो S1 और S2 दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। S1 और S2 दोनों गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है X और Y गाढ़े काले द्रव है जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। तो X पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है और Y कोयले से व्युत्पन्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः X और Y हो सकता है? तो X और Y का रंग जो है सो गाढ़ा काला है और इसका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। और X पेट्रोलियम से उत्पन्न हुआ है और Y कोयले से उत्पन्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो X जो है सो बिटुमिनस हो सकता है और Y कोलतार हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करने के लिए। तो इसका हम जो है सो सीधा आंसर देख लेते हैं और आप लोग इसे याद जरूर कर लेना। तो बुझा हुआ चूना को क्या कहा जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। सादा नमक को सोडियम क्लोराइड या NaCl कहा जाता है। सादा नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। चूना पत्थर को क्या कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। और बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है।
अगला क्वेश्चन कथन कारण का है कि अभिकथन है कि पॉलिस्टर जो है सो कपड़े सूती कपड़ों से अधिक शीघ्रता से सूखते हैं। तो पॉलिस्टर कपड़े सूती कपड़ों से अधिक जल्दी सूखता है, तो यह जो है सो बिल्कुल सही है। कारण है कि संश्लेषित रेशे बहुत कम जल अवशोषित करते हैं। तो पॉलिस्टर कपड़े जो है सो वह संश्लेषित रेशे का उदाहरण है, और संश्लेषित रेशे बहुत कम जल का अवशोषण करते हैं। तो यह भी इसका सही कारण है और इसकी व्याख्या भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। तो इनमें से कौन सा पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होता है। तो कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस जो है सो माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर ताजे जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सूरजमुखी के तेल का घनत्व 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और अल्कोहल का घनत्व 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसके आधार पर देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे अधिक घनत्व किसका है, तो जल का घनत्व सबसे अधिक है, उसके बाद सूरजमुखी के तेल का घनत्व और उसके बाद है अल्कोहल का घनत्व। तो यहाँ कह रहा है उपयुक्त जानकारी का उपयोग करके नीचे दिए हुए सही कथन को पहचानिए। तो जो वस्तु अल्कोहल में तैरती है वह सूरजमुखी के तेल में भी अवश्य तैरेगी। तो जो वस्तु अल्कोहल में तैरेगी उस वह सूरजमुखी के तेल में भी तैरेगी। तो यह जो है सो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला है कि जो वस्तु सूरजमुखी के तेल में तैरती है वह ताजे जल में भी तैरेगी। तो यह भी सही हो जाएगा। और अगला है कि जो वस्तु ताजे जल में तैरती है वह अल्कोहल में अवश्य तैरेगी। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अल्कोहल का घनत्व ताजे जल से कम है। तो जो ताजे जल में तैरेगी वह अल्कोहल में नहीं तैरेगी। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों का एक समुच्चय है जो क्षारीय प्रकृति के हैं। इनमें से कौन सा जो है सो क्षारीय प्रकृति का है। तो ये टूथपेस्ट, शैम्पू, बेकिंग सोडा, सिरका, ये सभी जो है सो अम्लीय प्रकृति का है। उसके बाद खिड़की मार्जक, दही जो है सो इसमें अम्लीय प्रकृति का है। कैलेमाइन लोशन, शैम्पू, टूथपेस्ट, खिड़की और मार्जक, तो ये सभी जो है सो क्षारीय प्रकृति का है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण का। तो कथन है कि फास्फोरस को केरोसिन में भंडारित किया जाता है। तो क्या फास्फोरस को केरोसिन में भंडारित किया जाता है। तो यह जो है सो बिल्कुल गलत है। अब कारण दिया हुआ है कि वायु के संपर्क में फास्फोरस आग पकड़ लेता है। तो क्या वायु के संपर्क में फास्फोरस आग पकड़ लेता है। तो यह जो है सो बिल्कुल सही है। तो इसका कारण सही दिया हुआ है लेकिन अभिकथन गलत है। तो ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अभिकथन दिया हुआ है कि सोडियम का भंडारण जल में किया जाता है। तो यह जो है सो क्या यह सही है। तो यह जो है सो गलत है। सोडियम का भंडारण जल में नहीं किया जाता है। और सोडियम तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इसका कारण सही है लेकिन अभिकथन गलत है। तो ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सोडियम को किस में रखा जाता है। तो सोडियम को जो है सो केरोसिन में भिगोकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियां हैं। निम्नलिखित में से क्या जो है सो मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियां हैं। तो फॉस्फेट और पिरानासी मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियां हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जब
अम्ल ए को क्षार बी में डाला जाता है तो सी बनता है, जिसके साथ बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो सी का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में किया जाता है। तो ए बी सी की पहचान कीजिए। तो ए बी और सी इसमें से क्या हो सकता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एल्यूमिनिया बी, या सी एल्यूमिनियम क्लोराइड, या फिर ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या सी एल्यूमिनियम सल्फेट। ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी कैल्शियम, या सी कैल्शियम क्लोराइड। देखते हैं डी में क्या दिया हुआ है। तो डी में है कि ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी चूने का पानी, और सी कैल्शियम सल्फेट। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए बी सी रिक्त स्थानों को भरिए। पहला लवण है, अगला क्षार है, और उसके बाद अम्ल दिया हुआ है। मैग्नीशियम नाइट्रेट, उसका क्षार, और उसके बाद है अम्ल। तो यहाँ मैग्नीशियम नाइट्रेट प्राप्त करने के लिए HNO3 के साथ हमें कौन सा क्षार मिलाना होगा? तो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्राप्त करने के लिए HNO3 के साथ हमें MgOH का Hol2 यह मिलाना होगा। तो ए के स्थान पर MgOH का Hol2 हो जाएगा। और यहाँ पोटेशियम सल्फेट प्राप्त करने के लिए H2SO4 के साथ KOH का Hol2 यहाँ पर हमें जोड़ना होगा। उसके बाद है कैल्शियम नाइट्रेट प्राप्त करने के लिए CaOH के Hol2 को किसके साथ जोड़ना होगा? तो NHO3 के साथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ सॉरी बी नंबर में KOH हो जाएगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पदार्थ M को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के मर्तबान में रखकर ढक दिया गया। तो थोड़ी मात्रा में पानी मर्तबान में डाला गया और घोल का नीले लिटमस पत्र से परीक्षण किया गया तो कागज़ का रंग लाल हो गया। तो पदार्थ M निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो कौन सा जो है सो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल जो है सो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन होगा वह अम्लीय प्रकार का होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर। अगला क्वेश्चन है तत्व X विद्युत का कुचालक है, ऑक्सीजन में जलकर एक गैस उत्पन्न करता है जो जल में घुलनशील है और यह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो तत्व X क्या है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है? तो एसिड बेस इंडिकेटर या अम्ल क्षार संकेतक इनमें से कौन सा है? तो लाल बंदा गोभी का पत्ता और हल्दी जो है सो अम्ल क्षार संकेतक का कार्य करता है। लाल बंदा गोभी का पत्ता और हल्दी अम्ल क्षार संकेतक का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है? इनमें से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है? तो सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु इनमें से कौन सा है? तो रेशम जो है सो सबसे मजबूत इनमें से प्राकृतिक तंतु है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक संश्लिष्ट कृत्रिम सूचक है? इनमें से कौन सा जो है सो संश्लिष्ट कृत्रिम सूचक है? प्राकृतिक नहीं कृत्रिम पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज का घोल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मिथाइल ऑरेंज का घोल।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि अदिति अपने मित्र को एक गुप्त संदेश भेजना चाहती है। उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया जिसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने अपने मित्र से कहा कि वह कागज़ पर चुकंदर का रस मल दे, जिसके बाद गहरे लाल रंग में संदेश दिखने लगेगा। तो अदिति ने संदेश लिखने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग उसने किया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मिलान करने के हेतु। तो चलिए इसका हम सीधा आंसर देखते हैं कि किसका कौन सा मिलान होगा। तो सोडियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को जो है सो केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। फास्फोरस को जल में रखा जाता है, फास्फोरस को जल में रखा जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की गुटिकाएँ एक प्लास्टिक की शीशी में रखी जाती है। और पारा कांच की शीशी में रखा जाता है। पारा को किस में रखा जाता है? तो कांच की शीशी में रखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है बहुलक और उसके उपयोग से संबंधित। तो इसमें जितने भी बहुलक और उसके उपयोग दिए हुए हैं आप लोग उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, बेकेलाइट, पॉलिएस्टर, इन सभी के उपयोग को ज़रूर याद कर लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चुनाव करिए। प्लास्टिक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ताप सुनम्य बारंबार सांचों में ढाले जा सकते हैं। तो प्लास्टिक को जो है सो ताप सुनम्य बारंबार सांचों में ढाला जा सकता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है। तो जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। और इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वह तत्व जो है सो कैल्शियम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सही कथन को चुनना है। तो सोडियम और फास्फोरस दोनों को केरोसिन में संचित रखा जाता है। तो यह जो है सो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फास्फोरस को जल में संचित रखा जाता है। सोडियम और फास्फोरस दोनों को जल में संचित रखा जाता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। उसके बाद सोडियम को केरोसिन में तथा फास्फोरस को जल में संचित रखा जाता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मिश्रणों का सही समूह है? इनमें से कौन सा मिश्रण का समूह है? तो मिश्रण का समूह इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो लकड़ी, वायु और रेत, यह सभी जो है सो मिश्रण का समूह है। अगला क्वेश्चन है निम्न की पहचान करिए। एक अधात्विक स्नेहक। तो एक अधात्विक स्नेहक यह क्या हो सकता है? तो यह एक अधात्विक स्नेहक जो है फास्फोरस एक अधात्विक स्नेहक है। एक धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करती किंतु भाप से अभिक्रिया करता है। तो एक धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करता है लेकिन भाप से अभिक्रिया करता है, तो वह जिंक हो जाएगा। उसके बाद है कि एक धातु जो बेकिंग पाउडर की संघटक है, तो सोडियम इसका सही आंसर है। और अगला है कि एक धातु जो पटाखों में प्रयुक्त होता है, तो पटाखों में सल्फर का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व X ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो निम्नलिखित में से X क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का कौन सा गुणधर्म उसे खाद्य सामग्री लपेटने के लिए फॉयल बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है? तो इसका सही आंसर है कि यह एल्युमिनियम जैसे यह बहुत आघातवर्ध होता है। यही एक विशेषता है जो इसे खाद्य सामग्री लपेटने के लिए
पन्नी या फॉयल बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मिलान करने के हेतु। तो चलिए इसका सही रूप सीधा हम आंसर ही देख लेते हैं। एक अधातु जो दो रूपों में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है कार्बन। एक अधातु जो दो रूपों में पाई जाती है वह है कार्बन। और एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होता है वह है ब्रोमीन। एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होता है वह कौन सा है? वह है ब्रोमीन। उसके बाद एक धातु जो पीतल तथा कांसे का घटक है तो वह है कॉपर। एक धातु जो पीतल तथा कांसे का घटक है वह है कॉपर। अगला है कि एक अधातु जो जल को रोगाणु मुक्त करने में प्रयुक्त होता है तो वह है क्लोरीन। अगला है कि एक धातु जो विद्युत लेपन में प्रयुक्त होता है तो वह है जिंक। इन सभी को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतरा ने निम्न प्रेक्षण नोट किया। तो चमकदार रोशनी के साथ जलता है और सलेटी काली राख बच जाती है। एक्स जो है सो चमकदार रोशनी के साथ जलता है और सलेटी काली राख बच जाती है। और वाय कुंचित होकर जलता है और गहरी दरदरी राख उत्पन्न करता है। और जेड जलने पर पिघल जाता है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो जूट जो है सो चमकदार रोशनी के साथ जलेगा और सलेटी काली राख बच जाएगी इसमें। वाय ऊन हो जाएगा और जेड जो है सो रेयॉन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य सभी को उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित कर सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिंक। तो आज भी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिया है। डेली हम जो है सो 30 क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन भी होता रहे और क्लास भी ज़्यादा लंबा ना हो। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये आप लोगों से बस समझ लीजिए कि मेरा एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है। तो बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।